नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, विधायकों और नवनिर्वाचित विधायक दुर्गेश पाठक ने पार्टी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत सफल होने की बधाई दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजेंद्र नगर के लोगों का दिल से आभार। दिल्ली के लोगों के इस अथाह स्नेह और प्रेम का मैं आभारी हूं। यही हमें और मेहनत और सेवा करने की प्रेरणा देता है। लोगों ने उनकी गंदी राजनीति को हराया और हमारे अच्छे काम को सराहा है। इस दौरान गोपाल राय ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के काम को और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बीजेपी की हर तिकड़म का जवाब देने के तैयार है। वहीं दुर्गेश पाठक ने कहा कि ये केजरीवाल जीत है और उनके द्वारा कराए जा रहे कामों की जीत है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक जो है वो भारी बहुमत से जीत हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि मुझे ऐसी क्षमता दे कि राजेंद्र नगर की जनता के आशीर्वाद पर खरा उतर सकूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का करिश्मा कह सकते हैं कि कायम है और केजरीवाल को एक और बड़ी जीत मिली है, जिसमें उन्हीं के जो सीट थी राघव चड्ढा के, जब उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया उसके बाद ये विधानसभा सीट खाली हुई और इसी पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जब उपचुनाव के लिए कहीं ना कहीं घोषणा की गई थी नामों की, तो उसके अंदर सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही अपने उम्मीदवार को उतारा था, यानी कि दुर्गेश पाठक को उतारा था। और ये भी कहा था कि चैलेंज भी दिया था कि राजेंद्र नगर विधानसभा से भाजपा जो है वो जीत कर दिखाए। ये ही चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने स्वीकार भी किया और इसको लेकर दुर्गेश पाठक के सामने राजेश भाटिया को उतारा गया। मगर यहाँ पर राजेश भाटिया का जो जलवा होना चाहिए था या फिर कहें जो करिश्मा होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिला। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दुर्गेश पाठक की राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर जो जीत हुई है, उससे तो यही कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी को अभी तक जनता जो है वो पसंद करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से जनता के लिए आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही थी, चाहे वो बसों के किराए की बात करें या फिर कहें बिजली फ्री की बात करें, पानी फ्री की बात करें या फिर कहें और सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही थी, उसके लिए कहीं ना कहीं जनता को धन्यवाद भी दिया गया है, क्योंकि जनता ने इस कार्य को देखते हुए ही शायद दुर्गेश पाठक को वोट किया है। मगर यहाँ पर बात करें दुर्गेश पाठक की जो जीत की, लगभग कह सकते हैं 40,000 से ज्यादा के वोट जो है वो दुर्गेश पाठक को मिले हैं। मगर यहाँ पर बात करें राजेश भाटिया की, तो राजेश भाटिया को भी लगभग कह सकते हैं 28,000 के करीब वोट मिले हैं। मगर जीत जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के झोली में नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के कार्यालय की, तो वहां पर जैसे ही जीत का जश्न देखने को मिला, उसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं सबने ही, चाहे वो विधायक हो या फिर मंत्री हो या फिर कार्यकर्ता हो, सबने ही आम आदमी पार्टी यानी कि जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनकी जीत बताई, ना कि ये कहा कि दुर्गेश पाठक की जीत है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राजेश भाटिया की जो हार हुई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं आदेश गुप्ता की बात करें तो आदेश गुप्ता ने बिल्कुल कहा है कि वो अपनी हार स्वीकार करते हैं। मगर यहाँ पर कोशिश जरूर की गई थी, टक्कर जरूर दी गई थी आम आदमी पार्टी को, मगर जीत में कहीं ना कहीं वो उस जीत जो कोशिश को बदल नहीं पाए। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रेमलता जी जो जिनको कह सकते हैं राजेंद्र नगर से उतारा गया था, उनको जरूर इस टक्कर के अंदर नहीं माना जा रहा था, क्योंकि उनको भी लगभग कह सकते हैं 2,000 के करीब ही वोट मिल पाए, ज्यादा वोट नहीं मिल पाए। तो इसको कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को इस टक्कर के अंदर नहीं माना जा रहा था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने जीत हासिल की है, उससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर निगम के चुनाव होते हैं, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही अपना बहुमत दिखाती हुई नजर आएगी। जी राजीव, आम आदमी पार्टी को ये जो जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, इसने आम आदमी पार्टी का मनोबल और ज्यादा बढ़ा दिया है और आम आदमी पार्टी अब ये सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे रही है कि एमसीडी चुनाव भी अब बीजेपी करवा कर दिखाए और तस्वीरें साफ हो जाएगी। अब इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जब उपचुनाव के लिए भी घोषणा की गई थी, तो उस समय भी कहीं न कहीं भाजपा को चैलेंज दिया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा और ये भी कहा गया था कि दुर्गेश पाठक के टक्कर पे कोई है तो उनको लेके आइए और जीत के दिखाइए। मगर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो आम आदमी पार्टी का मनोबल जल बिल्कुल बढ़ा है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही थी कि अगर निगम के चुनाव होते हैं, तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं निगम की सत्ता जो है, वो आम आदमी पार्टी के हाथ में आएगी और जिस तरीके से अब उपचुनाव के अंदर जीत हासिल किया तो उससे तो साफ जाहिर है कि अगर निगम के चुनाव 6 महीने के अंदर या फिर कहे साल भर के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जनता अभी तक दिल्ली सरकार के जो कार्य है उनसे कहीं ना कहीं संतुष्ट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें महिलाओं के लिए जिससे बसों के अंदर फ्री किराया चल रहा है अभी भी और लगातार इसको लेकर आगे भी कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें बिजली फ्री की, पानी फ्री की, तो जरूर उसके अंदर भी कोशिश की जा रही है कि बिजली फ्री मिलती रहे और जो गरीब लोग हैं या फिर जो सुविधाएं चाहते हैं उनके लिए भी कोशिश की जा रही है। चाहे वो अस्पतालों के अंदर सुविधाओं की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, तमाम जो कोशिशें थी आम आदमी पार्टी की, वो कोशिश कहीं ना कहीं रंग दिखाती हुई नजर आई और इसीलिए राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर दुर्गेश पाठक को ही जगह मिल पाई है। मगर यहाँ पर बात करें राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा जिस तरीके से यहाँ पर विधायक थे उनके बाद में उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। मगर यहाँ की जो जनता थी, जब हमने जिस दिन वोट डाल रहे थे उनसे जानने की कोशिश की कि वाकई में आप किस चीज को मद्देनजर रखते हुए किसको वोट कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यहाँ पर जो सड़कें हैं या फिर पानी की जो सुविधाएं वो बिल्कुल खराब है और हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति आएगा चुनकर वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो पानी की कमी है उसको पूरी करे और जो सड़कें जो खराब है उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करे। तो जिस तरीके से आप दुर्गेश पाठक आए तो कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या से कहीं ना कहीं जूझती हुई राजेंद्र नगर की जनता जो नजर आ रही थी, उनके लिए कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक के लिए सबसे बड़ा काम यही होगा कि वो पानी की सुविधाएं मुहैया कराए, ताकि जो पानी नहीं आ रहा है जिस इलाकों के अंदर उनको कहीं ना कहीं पानी मिलता हुआ नजर आए। जी ठीक है। पानी की सुविधा को लेकर जिस तरीके से पहले से ही बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगाती रही आम आदमी पार्टी पर, राजीव, कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को साफ पानी देने का वादा किया था लेकिन वो पूरा नहीं किया है। बावजूद इसके आम जनता अभी भी आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के काफी इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी या तो आता नहीं है या फिर आता भी है तो बहुत कम आता है। और कल की बात करें तो हमने भी कल पहाड़गंज के मोतियाखानी इलाके के अंदर जहाँ पर LIG फ्लैट है उन पे जाके कोशिश की तो वहां पर भी यही देखने को मिला कि वहां पर भी पानी की कमी देखने को मिल रही है। पानी आता है तो बहुत कम आता है या फिर आता ही नहीं है या फिर कहें टैंकरों की मदद से कहीं ना कहीं पानी भरा जाता है। आनंद पर्वत की बात करें वहां पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक है, वहां पर भी कहीं ना कहीं यही स्थिति है, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तमाम जगहों पर इस तरीके की हालात जरूर देखने को मिल रहा है, मगर फिर भी जनता का जो भरोसा है वो जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत के महज 3 महीने बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले में हुई इस हार ने पार्टी नेताओं को चिंता में डाल दिया है। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आए उपचुनाव के नतीजे से सरकार के कामकाज करने के तरीके पर भी सवाल उठा है। उपचुनाव का नतीजा आने के बाद आम आदमी पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही। आप नेताओं ने कहा कि चिंतन मंथन कर पता लगाया जाएगा कि सरकार के 3 महीने के छोटे से कार्यकाल में कौन सी कमियों के कारण लोगों में इतनी नाराजगी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग चुनाव नतीजों के बाद कई विधायकों के साथ सामने आए और वोट शेयर गिनवाकर हार पर कवर अप करने की कोशिश की। दरअसल आम आदमी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले संगरूर में इस बार पार्टी का वोट शेयर 2 से ज्यादा प्रतिशत गिर गया है। तो एक और जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, एक बार फिर से जीत मिली, वहीं 3 महीने के कार्यकाल के बाद ही इस भीतर ही
पंजाब में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी गिरा और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। पंजाब के संगरूर की लोकसभा सीट जहां पर आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अब इसको लेकर हार की समीक्षा करने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि इस हार पर जल्द से जल्द समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद ये पता लगाएंगे कि आखिर इस हार का कारण क्या है। पंजाब विधानसभा चुनाव में इसी आम आदमी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला था और प्रचंड बहुमत के साथ आई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन 3 महीने के बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले में ही इस तरीके से वोट शेयर का गिरना और सत्ता का हाथ से चले जाना, एक सीट का हाथ से चले जाना, ये आम आदमी पार्टी को चिंता में डाले हुए है। अब आम आदमी पार्टी इस पर विचार कर रही है कि आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से वोट शेयर भी घटा और जो ये सीट है वो आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई। इसी पर अब आम आदमी पार्टी ने चिंतन मंथन की बात कही है। उन्होंने कहा कि चिंतन मंथन इस पर किया जाएगा और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या कारण रहे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को यह हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि यहां से आम आदमी पार्टी को हार मिली है और जबकि जो जीत है वो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रत्याशी की हुई। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से एक सीट उनके हाथ से चली गई है और अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये सीट आम आदमी पार्टी के पास ही थी, गढ़ मानी जाती थी। आखिर क्या कारण माना जाए कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा? देखिए, कई रीजन सीधे तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला हम कह सकते हैं कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है, अगर हम कहें सिद्धू मूसेवाले का मर्डर एक मेजर की फैक्टर रहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार से लोगों की नाखुशी। फिर देखिए, शुरू से ही आम आदमी पार्टी का मेन वोट्स एंड सपोर्टर यूथ रहा है पंजाब का, और यूथ को जब अगर हम कहें कि सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से एक बड़ा झटका लगा था। अगर आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ तो कई फैक्टर सामने आए थे जिसमें सिक्योरिटी विड्रॉल एक मेन रीजन रहा है। तो ये सबसे पहला और एक अहम कारण हम मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पर अगर आप मार्जिन कंसिडर करते हैं, देखिए कि 2 लाख के करीब वोट्स पड़े हैं अगर हम कहें गुरमेल सिंह को, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को, तो ये एक टफ फाइट रही है। इसमें हम कह सकते हैं कि सिमरनजीत मान जो इलेक्शन जीते हैं उनको एक सीधे तौर पे एक मेजर बूस्ट हम ये कह सकते हैं कि कंबाइंड फ्रंट का फायदा भी उन्हें मिला है। तो ये दूसरा एक कारण है। और तीसरा और सबसे अहम कारण हम मान सकते हैं कि जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे उनको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, क्योंकि वो वादे पूरे नहीं हो पाए तो लोगों में भी नाखुशी और एक तरह से लोगों की वेकअप कॉल है। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दोबारा से जताया कि आपने हमसे बहुत सारे वादे किए हैं जिनके चलते हमने आपको एक बहुत बड़ा मैंडेट 92 सीट्स का मैंडेट देके भेजा है। और संगरूर बाई इलेक्शन को हराकर लोगों ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप अपने वादे पूरे नहीं करते हैं तो हम आपको सत्ता से हटा देंगे। तो एक वेकअप कॉल है और ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस वेकअप कॉल को कैसे लेती है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की, उन्होंने बात समझी है कि लोगों में कहीं ना कहीं नाखुशी है और इस चीज को लेके अब अगले कदम उठाए जा रहे हैं। ये देखना होगा इसका असर कहां पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज जनता का बजट पेश होना है, पंजाब का बजट पेश होना है और इसमें इस एक जो हार है इसका असर सीधे तौर पे इस बजट पे देखने को मिलेगा हमें कि बजट में किस तरह की फेरबदल होती है। क्या आम जनता के लिए कोई बड़ा खुलासा होता है, क्या कोई बड़ी सौगात इस बार के बजट में आती है, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। मुस्कान जी। ठीक है अमित, जिस तरीके से ये हार हुई है अब इसमें पता कहा जा रहा है कि खामियों का पता लगाएंगे और क्या कारण है वो यहाँ पर जांचे जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर कारण यही है। देखिए और भी कई कारण हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला तो एक बड़ा फैक्टर था ही, दूसरी तरफ जिस तरीके से पटियाला की हिंसा हुई जिसमें शिव सैनिक और जो खालिस्तान समर्थक है वो आपस में भिड़े, और भी कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसने आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जनता के जो विश्वास जनता ने दिया था उस पर खरा उतरने में कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा की है। अब ये जो मुश्किलें हैं इसमें जनता ने ये एक चुनौती दे दी है कि अगर आप अभी नहीं सुधरे तो आपको सत्ता से भी हटाया जा सकता है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या वो आगे बेहतर करने की कोशिश में है? जी मुस्कान, वही मैं बात जैसा बोल रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक अहम मुद्दा रही। अगर हम कहें कि पंजाब में जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब रही, अगर हम कहें कि लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना और ये चीज लोग समझते हैं और ये शायद आम आदमी पार्टी भी समझ चुकी है कि जो हार का कारण है
कहीं ना कहीं मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो हालत खराब रही हो रही, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो गैंगस्टर्स का सिनेरियो चल रहा है, लगातार थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही है, जो लगातार माहौल बिगड़ने की बातें की जा रही हैं, जो खुद एक आप देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री भगवत मान भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, यहाँ तक कि उनको तक एक थ्रेटनिंग कॉल आ चुके हैं। तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री को थ्रेटनिंग कॉल आ सकती है, तब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक मेजर फैक्टर रह जाता है। तो यही अगर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रीजन तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। दूसरा अगर हम कह सकते हैं जो लोगों में नाखुशी थी, तो देखिए आम आदमी पार्टी मुस्कान कई वादे करके आई थी और इन सबसे अहम वादा वो यूथ का था। यूथ को नौकरियों का वादा था, यूथ को बेटर अपॉर्चुनिटी का वादा था, यूथ को अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज का वादा था। समय भले ही हम कहें कि सिर्फ अभी 3 महीने हुए या फिर हम कहें कि अभी 100 दिन पूरे हुए हैं, पर जो 100 दिन के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ये खुद जता के है कि हम पहले दिन से काम कर रहे हैं, तो पहले दिन से काम करने का जो माइंडसेट लोगों में दिया था आम आदमी पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं उनको हिट बैक कर रहा है कि लोग चाहते हैं कि अगर आप पहले दिन से काम कर रहे हैं तो अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं, ये उनकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि संगरूर बाई इलेक्शन आम आदमी पार्टी हार गई है। क्योंकि देखिए हारने का सिर्फ एक यही नहीं है कि सिर्फ हारी है, हारने की बात ये भी आती है क्योंकि ये वो सीट है जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान लगातार जीतते आए, ये उनका गढ़ माना जाता था। और आम आदमी पार्टी को खुद के गढ़ से हारना एक बहुत क्लियर कट मैसेज भेज रहा है आम आदमी पार्टी को कि लोगों में नाखुशी है कि अगर आपने अपना गेम प्लान नहीं सुधारा तो शायद लोग आपको हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी लेकिन एक और यहाँ पर संदेश दिया गया है अमित, आम आदमी पार्टी को ये जी हार हुई है वो अलग बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर मुख्य पार्टियों में से कोई भी किसी की जीत नहीं हुई है, ना तो बीजेपी की ना फिर कांग्रेस की। यहाँ पर आया शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो प्रत्याशी था वो जीत कर आया है। अब यानी कि जनता ये संदेश दे रही है कि पुरानी पार्टियों पर तो जनता को विश्वास है ही नहीं, अब नई पार्टियों की तलाश में है जनता। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए आम आदमी या फिर हम कहें कि आम आदमी पार्टी को तो मैसेज मिल गया, पर इससे बाकी रियायती पार्टियों को भी मैसेज गया है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की हम बात कर ले 70,000 वोट्स के करीब रहा, तो वहीं अकाली दल की बात कर ले तो बहुत ज्यादा कम मार्जिन या फिर हम कहें कि ना के बराबर वोट परसेंट पड़ी है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अब मैंडेट ये दे दिया है कि हमें वो चाहिए जो काम करे, ना कि सिर्फ कोई सियासी बड़ी पार्टी, कोई बड़ी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वो लोग चाहिए जो हमारे लिए काम करें। और शायद यही मौका सिमरनजीत मान को दिया गया है कि लोगों को उम्मीदें हैं कि सिमरनजीत मान कुछ लोगों के लिए करने वाले हैं, और अब मैंडेट सिमरनजीत मान को मिल गया है और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसका असर बाकी सभी पार्टियों पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की अभी से ही तैयारियां तेज कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और अच्छे काम के साथ ही योजनाओं को धरातल पर लेकर जाने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। इसके अंतर्गत बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की टोली घर घर जाकर लोगों के साथ संवाद करेगी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अभी से ही सक्रिय हो गई है। इसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अभी से सक्रिय हो गई है और तैयारियां तेज कर दी है, जिसको लेकर आम जनता के बीच जाने की बात कही जा रही है। देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का परचम लगातार बरसतू जारी है। कल जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीती है और अब अगला टारगेट उनका लोकसभा चुनाव का है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों और अच्छे कामों को लेकर योजनाओं को धरातल पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं की टोली घर घर लोगों के घर जाएगी और संवाद करने का काम करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बात बताई थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी सभी अभी से सक्रिय हो गई है, क्योंकि इसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना काम किया जाएगा और साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियों को सबको बताने के लिए काम करेंगे कार्यकर्ता और नेता। और सबका साथ सबका विकास की जो नीति का संदेश है उसको लेकर कहीं न कहीं घर घर जाने का कोशिश की जाएगी। और साफ तौर पे कहा जाता है, जहां एक तरफ बूथ मैनेजमेंट को बेहतर करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी तरफ सरकार के कामकाज के मध्य में जनता के बीच में पहुंचने का काम किया जाएगा। क्योंकि कहा जाए कि घर घर संवाद करते हुए हमें
जो उपलब्धियां हैं उसको कहीं ना कहीं योजनाओं को जनता को बताना और इन्हें जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता। और जो टोलियां जाएंगी और जिस योजनाओं को लाभ धरातल पर पहुंच चुके हैं उसको केंद्र बिंदु पे रखते हुए, यानी चाहे उज्ज्वला योजना हो चाहे अन्य योजना पीएम की हो, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएंगी। और इस केंद्र बिंदु को रखते हुए सांसद, विधायक, पदाधिकारी, सरकार के मंत्री, अन्य नेताओं के, निगम के चेयरमैन आदि प्रमुख लोगों को जनता के बीच में भेजने की रणनीति बनाई जा रही है। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में संगठन से पहले ही सरकार संगठन के स्तर को पूरा काम मजबूती से करना चाहती है और कहीं ना कहीं उस काम को पूरा करके लोकसभा चुनाव की जो जीत है उसको हासिल करना चाहती है। और लगातार कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि उन दोनों को पलकों पर बहुत गंभीरता से काम किया जाए। और उत्तर प्रदेश की नहीं देश भर में चुनाव की योजनाएं जो हैं उसको बनाते हुए हमें लगभग 72,000 से ज्यादा ऐसे बूथ चयनित किए गए हैं जहां पार्टी बेहतर काम नहीं कर पा रही है, वहां पर जरूर उनका फोकस होगा। और साथ ही साथ उस पूरे बूथों को बजाकर चुनावी प्रबंधन के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी लगातार विधायक, सांसद, पदाधिकारी, कार्यकर्ता ने काम किया है। उन बूथों को लेकर भी फुल रणनीति बनाई गई है और इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और संगठनात्मक आधार की बात की जाए तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए सरकार ठीक है जितेंद्र, एक सवाल ये भी है कि देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी का मनोबल बढ़ा है। कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में दोनों तरफ कमल खिलाने का काम हुआ है, इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है इससे। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जिस भी पार्टी की अगर जीत होती, चाहे समाजवादी पार्टी की क्यों ना होती, तो मनोबल जरूर बढ़ता। हालांकि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर सीटें पड़ी हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन अगर वो सीटें कल जीत जाती तो जाहिर सी बात मनोबल बढ़ता। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल है और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार एकजुट होकर काम करने की कोशिश कर रही है और राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपने यहाँ बैठाने, तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की अहम भूमिका है। और उस भूमिका को निभाते हुए जहाँ केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, तो उसको पुनः केंद्र सरकार में अपने प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार को बैठाना चाहती है। हालांकि कौन उम्मीदवार होगी ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब जमीनी स्तर पर भी आ गई है और चाहे राज्य सरकार की उपलब्धियां हो चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धियां, उन दोनों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहती है। और उसी जीत को लेकर जो जीत हासिल की है उपचुनाव में, तो जाहिर सी बात है उस चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाने की जनता का प्रेम लगातार बना रहेगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र का राजनीतिक संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई है। याचिका में बागी विधायकों ने अयोग्यता की कार्यवाही शुरू किए जाने की चुनौती दी है। याचिका में विधानसभा में शिंदे की जगह किसी और विधायक को शिवसेना विधायक दल का नेता और चीफ व्हिप बनाने को भी चुनौती दी गई है, यानी डिप्टी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण को मुद्दा बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ने अपनी याचिका की प्रति पहले ही प्रतिवादी महाराष्ट्र सरकार को भेज दी है ताकि कोर्ट में नोटिस का समय बच सके। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे अवकाशकालीन पीठ और रजिस्ट्रार के सामने अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन किए जाने की उम्मीद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए तो महाराष्ट्र का सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दी गई है, जिसमें यह बताया गया है पहले जो मामला है वो है कि विधायक दल का जो नेता बनने जाना है उसको लेकर है, और दूसरी बात आयोग को घोषित करने को लेकर चुनौती दी गई है। इस वजह से आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की जो उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि जो याचिका दी गई है उसमें मेंशन भी किया गया है कि सारे जनसंख्या के आसपास जो है इस पर अमल किया जाए। इसको लेकर कहीं कहीं
एक नाथ शिंदे खेमे में उत्साह देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो है जो उद्धव ठाकरे सरकार है या सेना है, उसको लेकर एक बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस तरह से एक नाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उसकी आप सुनवाई होनी है, उसको लेकर जो है अब सेना में की है, क्योंकि सुप्रीम जो है कहीं बीजेपी के पक्ष में फैसला दर्ज करा दे या एक नाथ शिंदे के पक्ष में फैसला दर्ज ना दे, इस पर भी संदेह बरकरार है। तो इस तरह की स्थिति जो है महाराष्ट्र में पर बनी है, क्योंकि जैसे ही कल यह जानकारी थी कि बीजेपी ने व्हाइट की सुरक्षा तमाम बागी विधायकों को दी है, ये बात तय हो गई है कि अब बीजेपी की कहीं से जुड़े मामले में सीधे तौर पर पूरे तौर पर एंट्री हो गई है। तो इस एंट्री से कहीं से बीजेपी का जो है और एक नाथ शिंदे का मनोबल बढ़ा हुआ, इस तरफ शिवसेना की तरफ से जो जिले हैं उनमें जो है एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जब फैसला होगा किसके पक्ष में होगा, फैसला होगा, यह बड़ी बात। ठीक है सत्यप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा मसला बढ़ता जा रहा है, इसमें महाराष्ट्र की जो जनता है वो किस ओर पांव पसारती नजर आ रही है, क्योंकि दो गुटों में बंटकर रह गई है शिवसेना। बिल्कुल, देखिए शिवसेना ये कर रही है कि हमारी ठाकरे साहब की शिवसेना है, एक नाथ शिंदे ये कर रहे हैं कि हमारी एक नाथ शिंदे और बाला साहब की सेना है। ऐसे में महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में सैनिकों द्वारा तमाम बैनर लगाए गए हैं और बताया गया है कि यह सिर्फ ठाकरे साहब की शिवसेना है। इसके अलावा जिस तरह से शिवसेना के तमाम पदाधिकारी, मंत्री और विधायक जो है खुद आदित्य ठाकरे लोगों इलाके में जाकर सभाएं कर रहे हैं। आज एक सभा गुवाहाटी में रखी गई है जिसको उद्धव ठाकरे खुद संबोधित करेंगे, यानी कि यह बात तय हो गई है, यह बात साफ दिख रही है। शिवसेना में किस तरह से असमंजस की स्थिति है, शिवसेना ये समझ लोगों को समझाना चाहती है कि असली जो शिवसेना है वह जो ठाकरे की शिवसेना है और हमेशा से जो है इसको लेकर चलने वाली शिवसेना है। इसको लेकर हम लोगों को बताने की जरूरत है। लगातार सभाएं भी हो रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है। सर जिस तरह से संजय राउत खुद जयसर इलाके में आकर तमाम सदस्यों से बातचीत की, उन्हें रूबरू हुई है और ये बताया कि वह शिवसेना के साथ खड़े रहे, क्योंकि आने वाले समय में शिवसेना अपने जो है वर्चस्व में रहेगी और जिस तरह से लगातार उनके ऊपर चाहे वो विपक्ष का दबाव हो या फिर अन्य निर्दलीय विधायकों का दबाव हो बनाया जा रहा है, लेकिन उससे वो डरने और हिलने वाले नहीं। ठीक है सत्यप्रकाश, लेकिन ये पूरा मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आगे अभी जिस तरीके से विधायकों को अयोग्यता पर कार्रवाई हुई, इसके बाद अब शिंदे गुट जो है वो इतना सक्रिय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब इसको लेकर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट जाना ही होगा, क्योंकि अगर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट के आगे तो एक पक्षी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाती। और दूसरी तरफ जिस तरह से एक नाथ शिंदे का कुछ पूरी तैयारी में है, पिछले दिनों जो है एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की थी, उसको लेकर भी चर्चा जोरों में है। और दूसरी तरफ आज जो है एक नाथ शिंदे का एक दल जो है राज्यपाल से मुलाकात करेगा और फ्लोर में आने की जो है मांग करेगा। दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे जिस तरह से घंटों के लिए अचानक गायब हो गए थे, वह दरअसल कानूनी दाव पे मिले और कानूनी दाव पे प्रक्रिया जानने के लिए गए थे, इस तरह की जानकारी के लिए। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज किसी वक्त जो है एक नाथ शिंदे कल मुंबई आ सकता है, क्योंकि एक नाथ शिंदे ने कल कहा था कि आप धीरे धीरे हमें मुंबई में कूच करने की जरूरत है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की कोई चिंता की वो कहीं केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया कि भाई की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई द्वारा भी सीआरपीएफ तैनात की गई है। तो ये बात तो तय हो गई है कि अब धीरे धीरे एक नाथ शिंदे का जो दल है वो मुंबई की तरफ कूच करेगा और जो समय बचा है उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी जो वोट चेंज कराकर सरकार में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरह से उद्धव सरकार द्वारा एक कोशिश की जा रही है लीगल में फंसाकर इन्हें रोका जाए, कानूनी प्रक्रिया में इन्हें बुझाया जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे की मुलाकात तय हो गया है। जल्दी एक नाथ शिंदे का जो आता है जल्दी से सरकार बने और तुरंत से मसले को खत्म किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल कांग्रेस आज प्रदेश में सत्याग्रह करने जा रही है। मोदी सरकार सेना में अग्निपथ भर्ती लेकर आई है। योजना के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी आज सुबह 10 बजे से सोमवार 1 बजे तक के लिए शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रोष जाहिर करेगी और इस भर्ती योजना को वापस लेने की मांग करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देश भर में अग्निवीर भर्ती योजना के विरोध में सत्याग्रह करने जा रही है। एआईसीसी के कहने पर राज्य में भी पीसीसी ने सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को खंड स्तर पर सत्याग्रह करने को कहा है। कांग्रेस पार्टी इस योजना की घोषणा के पहले दिन से ही वायु सेना, जल और थल तीनों सेना में इस तरह की भर्ती का विरोध कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि आज कांग्रेस सत्याग्रह करने जा रही है, ये सत्याग्रह पहले भी कांग्रेस कर चुकी है लेकिन उसका कोई खास नतीजा देखने को नहीं मिला। इस बार एक बार फिर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कही गई है। जी देखिए, जो कांग्रेस है ये लगातार अग्निपथ योजना पे अपना लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी यूथ कांग्रेस की लगातार काफी दिनों तक उन्होंने शांतिपूर्वक रोष जाहिर करने के लिए वो साइंटिफिक तौर पर हर डीसी ऑफिस के बाहर वो लोग बैठे थे। हालांकि उसका कोई प्रभाव सरकार पे नहीं पड़ा या उस पे नहीं पड़ा, लेकिन अभी कांग्रेस का कहना है कि जब तक ये अग्निपथ योजना केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक वे रोष प्रदर्शन करते रहेंगे। आज वो सत्याग्रह कर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे ताकि जो है जो सरकार है वो इस पर विचार करे, क्योंकि उन्होंने इसे बेरोजगारों के साथ धोखा बताया है। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जो एक युवा है वो सेना में जाने के लिए बहुत लंबी तैयारी करता है और 15 साल 16 साल की नौकरी की उम्मीद वो सेना से करता है, जबकि 4 साल में जब ये लोग वापस आएंगे तो बेरोजगार की अलग ही फौज भारत में खड़ी हो जाएगी। तो इसको लेकर जो है देश भर में ये सांकेतिक प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। इसी को लेकर हिमाचल में भी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सांकेतिक तौर पर ये सत्याग्रह का प्रदर्शन करेगी। और जो क्योंकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि जिस नोटबंदी और कृषि कानून है वो भी अग्निवीर भर्ती योजना की तरह ही अग्निवीर भर्ती योजना भी इन्हीं कानूनों की तरह है और आज नहीं तो कल सरकार को लोगों के दबाव में इस योजना को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है टीना जी, फिलहाल अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध हो रहा है इसमें कांग्रेस तर्क क्या दे रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन उसके एवज में तो सरकार ने अलग अलग तरीके से अलग अलग सेवाओं में आरक्षण दे दिया है युवाओं को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो पिछले दिनों ये भी कह दिया है कि जो अग्निवीर वापस आएंगे हिमाचल की जो भर्ती होगी अग्निवीर योजना के तहत और जब वो वापस आएंगे 4 साल बाद तो उनको 100% रोजगार हिमाचल सरकार देगी। विभिन्न निगमों, बोर्डों, कॉर्पोरेशन में उनको समायोजित करेगी। तो इस तरह से अगर कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का तर्क ये है कि जो युवा है वो एक लंबी तैयारी करता है, लगातार तैयारी करता है, 15-16 साल की नौकरी वो उम्मीद करता है कि उसको मिले और अगर वो 4 साल की नौकरी है तो उसके साथ धोखा है, क्योंकि 4 साल बाद वो जब वापस आएगा तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। उसका लोग मजाक उड़ाएंगे जिसे सेना से निकाला गया है, अग्निवीर से कोई नहीं कहेगा। तो इस तरह देखेंगे कि जो कांग्रेस है वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये निर्णय बिल्कुल बिना सोचे समझे जो है केंद्र सरकार ने लिया है और जो इससे है जो देश का जो युवा है जो सेना में जो जाने की लगातार तैयारी कर रहा है उसके साथ ये बड़ा धोखा है। और जो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जो है बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का तर्क है कि अगर सरकारी नौकरियां देती भी है लेकिन उतना 75% युवा वापस आएगा अग्निवीर योजना के बाद
4 साल बाद जो वापस आएगा उसको समायोजित करना एक बड़ी चुनौती सरकारों के सामने रहेगी। तो इस तरह देखें तो कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीर जो योजना है वो केंद्र सरकार को वापस लेनी ही होगी, क्योंकि ये बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक है। ठीक है, कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कहाँ करने जा रही है टीना ठाकुर जी? जी, ये देखिए ब्लॉक स्तर से लेकर हर जगह पर इनके जो प्रदर्शन होंगे, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को खंड स्तर पे भी इनको कहा गया है कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर, हर जगह पर ये एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। आज जो प्रदेश कार्यालय है राजीव भवन, यहाँ पे भी एक प्रदर्शन होगा। सांकेतिक तौर पर सारे जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के जिला शिमला ग्रामीण के और जिला शिमला शहरी के, वो सारे एकत्र होंगे और सांकेतिक तौर पर एक प्रदर्शन करेंगे। सत्याग्रह उन्होंने इसको नाम दिया है और बोला है कि भारत को जो जो इनका जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि भारत जो अब सेना को जो सेना में जो है ठेकेदारी प्रथा पर देने जा रही है, जो केंद्र सरकार है वो सारे सार्वजनिक उपक्रमों को देखने के बाद अब सेना को भी देखने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों और पड़ोसी देशों से रिश्तों को देखते हुए भारत को एक सशक्त सेना की जरूरत है। तो ऐसे में जो है मोदी सरकार की जो अग्निपथ योजना है वो एक जो सुरक्षा व्यवस्था उसके साथ भी खिलवाड़ साबित होगा और जिस सेना को भी कमजोर करेगा। तो ऐसे में जो है आज ये बड़े स्तर पर प्रदर्शन देश भर में भी होगा और हिमाचल में भी जगह जगह जो ब्लॉक स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर प्रदेश स्तर पर भी ये प्रदर्शन कांग्रेस आज करेगी। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केंद्र सरकार की नई भर्ती योजना अग्निपथ का लगातार देश भर में विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में विधानसभा स्तर पर सत्याग्रह करने जा रही है। रायपुर में अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आज किया जाएगा। एक दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। इस सत्याग्रह में मंत्री और विधायक भी भाग लेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे सत्याग्रह में मंत्री समेत विधायक भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करेंगे। क्षेत्रीय विधायक सहित वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह के लिए अलग अलग प्रभारी बनाए हैं। इसी बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की योजना लगातार असफल हो रही है। आज अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा में सत्याग्रह किया जाएगा। केंद्र सरकार अगर कोई नई योजना ला रही है तो उससे पहले उन्हें सैन्य अधिकारों से चर्चा कर लेनी चाहिए थी। करगिल युद्ध के हीरो ने भी इस योजना का विरोध किया है। तो आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है और इसी विरोध के बीच अब कांग्रेस आज फिर से अपना सत्याग्रह करने जा रही है। आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह करेगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन कांग्रेस का होगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये किया जाएगा जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद और मंत्री भाग लेंगे। इसमें खुद सीएम भूपेश बघेल के भी भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद यही है कि वो भी एक प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसी बीच अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जो जारी है उसको लेकर युवा एक और प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस भी इसमें प्रदर्शन कर रही है। आज एक बार फिर से पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा जिसका नाम सत्याग्रह दिया गया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जा रही है, जिसके बाद उन्हें एक मुश्त राशि देकर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और इसी का विरोध कांग्रेस कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, फिलहाल जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध लगातार किया जा रहा है और इस विरोध के बीच अब कांग्रेस भी उतर आई है और सत्याग्रह करने जा रही है, क्या कुछ कांग्रेस का तर्क है इस योजना को लेकर? जी मुस्कान, इस पूरी योजना पे कांग्रेस अपना भरपूर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में जितने विधायक, मंत्री हैं वो सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री भी इस योजना का विरोध आज
अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे सत्याग्रह के जरिए। सत्याग्रह पूरे प्रदेश में होने जा रहा है, कहाँ पर मुख्य कार्यक्रम इसके होने वाले हैं स्वाति? मुस्कान, इसमें मुख्य कार्यक्रम है, जो भी मंत्री है वो सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में है। जैसे कि अभी मैंने बताया, पाटन में मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे। कुलदीप जुनेजा जी हैं, रायपुर उत्तर विधायक, वो यहाँ पर रायपुर उत्तर विधानसभा में रहेंगे। वैसे ही सारे मंत्री जो है, जैसे अनिला भेड़िया जी अभी फिलहाल उपस्थित नहीं है प्रदेश में, उनका दिल्ली दौरा है उनका, तो इसी में हर मंत्री जो है वो सभी अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। गृह मंत्री जी हैं ताम्रध्वज साहू, वो दुर्ग जिले पर हैं। ठीक है, किस तरीके का ये प्रदर्शन होगा? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है तो उसमें हिंसा कहीं ना कहीं भड़क जाती है। किस तरीके का प्रदर्शन आज रहने वाला है? नहीं, जितना विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन होना है और जिस हिसाब से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन सारी चीजों पे अपनी बात कही है, ये मौन धरने के तौर पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। ये एक तरह का सत्याग्रह है जिसमें कांग्रेस का अपना ये स्पष्ट कहना है कि वो युवाओं के साथ खड़ी है, और वो जो ये 4 साल वाली जो बात कही जा रही है और 4 साल में रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद एक अमाउंट देने की बात कर रहे हैं, मोदी जी के इस पूरी योजना को कांग्रेस पूरी तरीके से जुमला बता रही है, और इसमें उनकी भरपूर कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से यह धरना प्रदर्शन पूर्ण हो। ठीक है, बीजेपी की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है प्रदेश में? बीजेपी का इसमें कहना है कि कांग्रेस हर चीज में विरोध प्रदर्शन करती रहती है, ये उसी की कड़ी में एक काम कर रही है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है, आपने जिस तरीके से बताया कि तमाम बड़े बड़े जो विधायक सांसद है वो इसमें मौजूद रहेंगे, क्या युवा भी अलग तरीके से कोई प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में युवाओं का विरोध जो है इस तरीके से नोटिस नहीं किया गया है अभी, पर कहीं ना कहीं विरोध है इस चीज का। कांग्रेस का जो इसमें तर्क रहा है वो शुरू से ये है कि अगर आप 4 साल के लिए नौकरी देते हैं तो यहाँ तो पीएचडी वाले भी हैं, यहाँ पे मास्टर्स वाले भी हैं, इतने पढ़े लिखे हुए लोग हैं जो सरकारी नौकरी के लिए अगर आप चपरासी के भी कोई वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें भी जो युवा है वो अपना फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इस बेरोजगारी के दौर में अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी स्कीम लेकर आएंगे तो जो युवा है वो अपना उसमें पार्टिसिपेशन दिखाएगा, लेकिन कितना ये सही है इसको समझने के लिए समय लगेगा। स्वाति, फिलहाल जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, आखिर योजना के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है? तर्क क्या दिए जा रहे हैं विरोध को लेकर? मुस्कान, इसमें पूरी तरीके से जो कांग्रेस तर्क दे रही है वो ये है कि 4 साल की समय अवधि है, जो 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग है उस पर है, और क्या उनका जो बड़ा प्रश्न रहा है अभी तक वो ये रहा है कि इसके बाद इन युवाओं का क्या होगा, इससे कहां तक जो सेना की सेवा है वो कर पाएंगे, इसके बाद सेना के सिक्योरिटी सिस्टम पे भी बहुत सारी बातें उठेंगी। तो इस पर उनका मेन जो विरोध है वो इस पर है कि इतने पढ़े लिखे युवाओं को, और उसके बाद ये जो केंद्र सरकार की योजना का दावा है कि 25% लोगों को जो चयनित होंगे उसमें से हम उनको परमानेंट करेंगे, तो कांग्रेस का मेजर विरोध जो है वो इस बात पे है कि वो 25% फिक्स नहीं है, 25% तक है। तो कल जिस हिसाब से प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसकी बातें कही गई थी, और इसके पहले भी जो विरोध जताया गया था सरकार द्वारा यहाँ की, वो उसमें यही था कि 25% तक, क्योंकि उसके बाद जो बाकी 75% विद्यार्थी हैं जो इसमें नौकरी पाएंगे उनका क्या होगा। ठीक है, लेकिन बाकी क्या होगा वो तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है। सीएपीएफ है, असम राइफल्स है, और भी कई ऐसे विभाग है जिसमें 10-10% के आरक्षण की बात कही गई है अग्निवीरों को। जी, लेकिन इसमें भी बात ये आ रही है कि कहां तक फिक्स है ये चीजें। बीजेपी अपनी बातें हमेशा कहती रही है, केंद्र सरकार हमेशा अपनी बातें कहती रही है, लेकिन कांग्रेस का हमेशा से इसमें ये विरोध रहा है कि केंद्र सरकार वादे कम करती है, जुमलेबाजी ज्यादा देती है। तो अभी भी जो कांग्रेस का इसमें पूरा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो अभी भी इसी बात को कह रहे हैं कि बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो इस पूरी योजना में भी जुमलेबाजी कर रही है। जिस प्रकार किसान आंदोलन में 700 लोग शहीद हुए थे, उसी तर्ज पर उनका कहना है कि युवा भी इसका विरोध करेंगे और कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
केदारनाथ के लिए 30 जून से सभी हवाई सेवाएं बंद हो जाएंगी। लगातार हो रही वर्षा के चलते हेली कंपनियों ने यह निर्णय लिया है। पूर्व में हिमालयन हेली ने 10 जुलाई तक सेवाएं देने का निर्णय लिया था, लेकिन वो भी अपनी सेवाएं बंद कर देगी। वहीं अभी 9 में से 2 हवाई कंपनियां ही सेवाएं दे रही है। अब तक 81,000 से अधिक यात्री हेली सेवा से दर्शन कर पहुंच चुके हैं और उधर सितंबर में दूसरे चरण की सेवाएं भी फिर से शुरू होंगी। केदारनाथ धाम के लिए 6 महीने में हवाई सेवाएं शुरू हो गई थी। सहायक नोडल अधिकारी हेली सेवा SS पवार ने बताया कि 9 हवाई कंपनियों ने अपनी सेवाएं शुरू की थी, जिसमें 7 हवाई कंपनियां अब तक लौट चुकी है। ये सभी कंपनियां अब अमरनाथ यात्रा में सेवाएं देंगी और इस समय केवल 2 हवाई कंपनियां आर्यन और हिमालयन हेली अपनी सेवाएं दे रही है। इस वर्ष 14,665 उड़ानों से कुल 81,494 तीर्थयात्री बाबा के दर पर पहुंचे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्करी, फिलहाल जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा को लेकर ये बात कही जा रही है कि जो हेली कंपनियां हैं वो अपनी सेवाएं बंद करने जा रही हैं, मुख्य कारण क्या समझा जा रहा है इसका? देखिए मुस्कान, जिस तरह से पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो बारिश की वजह से, क्योंकि जिस तरह से जो हेली कंपनियां हैं, 9 हेली कंपनियां हैं, वो एक माइंड सेट करके आई थी कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनको हेली सेवाओं के जरिए जो है बाबा केदार के दर्शन कराए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर बारिश बनी हुई है, पर्वतीय इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड भी है और बारिश भी है, जिसके चलते उड़ान जो हेली कंपनियां हैं वो उड़ानें भरने में कहीं ना कहीं असफल नजर आ रही हैं और नुकसान भी उनको हो रहा है, क्योंकि ज्यादा उड़ानें नहीं हो रही हैं और जो उनके करार हुए होंगे कंपनी से या पार्टी से, उसकी उनको नुकसान है। तो जिसके चलते 7 जो हेली कंपनियां हैं वो वापस चली गई हैं और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 2 हेली कंपनियां जो है वो सिर्फ अपनी सेवाएं दे रही है, जिसमें हिमालयन है और आर्यन है। तो ये कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी परेशान कर देने वाली खबर है, क्योंकि 6 मई से जो हेली सेवाओं का शुभारंभ किया गया था उत्तराखंड में, वो 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। यानी 30 जून के बाद से फिर सितंबर में दूसरे चरण में ये सेवाएं शुरू होंगी। तो जो 2 महीने हैं बीच में, ये काफी मुश्किल गुजरने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो एक तरह से डिपेंड थे कि जो पहाड़ी रास्तों का सफर नहीं कर सकते हैं, खच्चरों पर नहीं बैठ सकते हैं, या जिनके साथ परेशानी है, थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं, उनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन था। अब उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि 30 जून से प्रदेश में चारधाम यात्राओं को लेकर के हेली सेवाएं बंद होने जा रही है। खुद जो है सहायक नोडल अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी हैं SS पवार, उन्होंने खुद बताया है कि जो 7 हवाई कंपनियां तक लौट चुकी हैं, जो कि अब अमरनाथ यात्रा में अपनी सेवाएं देंगे और इस समय केवल 2 हवाई कंपनियां हैं, आर्यन और हिमालय, जो अपनी सेवा दे रही है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि इस साल जो है 14,665 उड़ानों से कुल 81,494 तीर्थ यात्री है, तकरीबन 81,500 तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो इतनी कम उड़ानों में इतने ज्यादा तीर्थ यात्री गए हैं कि एक अच्छा विकल्प था, लेकिन अब जिस तरह से हेली कंपनी जो है वापस जा रही है, तो ये वाकई थोड़ा परेशान कर देने वाली खबर है। जी ठीक है, ये बात जनता को परेशान करने वाली है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अस्करी कि कई बार लोग हेली सेवाओं से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इससे दुर्घटनाओं में भी कुछ कमी आती है। लेकिन अब जिस तरीके से ये सेवाएं बंद हो गई है, क्या इसका कोई ऑप्शन है राज्य सरकार के पास? देखिए, अभी अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प के तौर पर जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूँ, 2 हेली सेवाएं हैं, हिमालय और आर्यन। अभी फिलहाल उन्हीं से काम चलाना होगा, क्योंकि 2 महीने का ये गैप है। 2 महीने के गैप से 2 महीनों में ज्यादा बारिश होती है उत्तराखंड में, सितंबर से फिर से जो है शुरू हो जाएंगी दूसरे की सेवाएं। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल 2 महीने एडजस्टमेंट के हैं, कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करना होगा। जो तीर्थ यात्री हैं उनको तमाम जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें विकल्प की, तो उत्तराखंड सरकार के पास अभी फिलहाल कोई और विकल्प नहीं है। अभी जो है
बाई रूट ही रस्तों को तय करना पड़ेगा, या फिर ये जो 2 हेली सेवाएं वो जितना मैक्सिमम तीर्थ यात्रियों को ले सकती हैं अपनी उड़ानों में वो लेंगी। लेकिन अगर कैपेसिटी से बाहर की बात होगी, क्षमता से बाहर की बात होगी, तो वो उनके लिए भी मजबूरी होगी, क्योंकि 2 उड़ानों में कितने ज्यादा तीर्थ यात्री आ सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश के तीर्थ यात्री हैं जिन्होंने पहले से मन बनाया है कि वो हेली सेवाओं के जरिए तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, बाबा केदार के दर्शन करेंगे। ये उनके लिए चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम खराब है उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में, और उड़ानों का भर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके चलते जो है 7 हेली सेवाएं जो है रुक कर चुकी हैं अमरनाथ यात्रा का। अमरनाथ यात्रा में जो तीर्थ यात्री जाएंगे दर्शन के लिए, उनको वो सेवाएं देंगी। जी मुस्कान। ये जो 2 कंपनी आपने बताई अस्करी, ये भी तो 30 जून तक ही सेवाएं देंगे और 30 जून में ज़्यादा समय अब नहीं है, सरकार के पास विकल्प भी नहीं है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी होना लाजमी है, स्वाभाविक है। अब वो जो यात्री जो हेली सेवा से ऊपर गए थे, क्या उनको वापस लाने का जिम्मा सरकार उठाएगी अगर वो नहीं आ पाए तो? देखिए मुस्कान, ऐसा है जो एग्रीमेंट हुआ है तीर्थ यात्रियों के साथ, जिसने टिकट बुक कराया है हेली सेवाओं का, तो वो जाने का और आने का दोनों का होता है। तो उनकी जिम्मेदारी है, जिस भी हेली कंपनी से उन्होंने करार किया है, जिस भी हेली कंपनी से उन्होंने टिकट कराया, बुकिंग कराई है, वो उसको वापस लेके आएंगे। लेकिन ये एडिशनल जो अतिरिक्त जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि और जो बुकिंग आनी है वो नहीं हो पाएंगी। अभी तक जितनी है वो होंगी, और उनको लाने का जिम्मा भी इन 2 हेली सेवाओं के ऊपर है। 30 जून तक इनको अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है, लेकिन 30 जून के बाद जो है प्रदेश में हेली सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी पूरे 2 महीने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूरी है, इसमें विकल्प नहीं हो सकता है। ठीक है अस्करी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।